हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 19 से लेके और आगे तक के प्रश्न हम हल कराएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 19वां हमसे ये कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है ना। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर ए में रुपए 1800 हो, नंबर बी में रुपए 2000 हो। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो व्यापार है उसके पास कितने रुपए हैं? कुल 30,000 रुपए हैं। तो इनको वो दो बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। 30,000 को मतलब दो टुकड़ों में निवेश करना चाहता है ना। उसके पास कुल रुपए कितने? 30,000 ही है। तो इसके दो टुकड़े पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं ना। तो प्रथम बॉन्ड पर जो उसको रुपए मिलेगा वो 5% वार्षिक ब्याज मिलेगा, ठीक है। और द्वितीय बॉन्ड पर उसको कितना मिलता है? 7% मिलता है ना। तो अब इसके हम किस किस तरीके से यहाँ पर देखिए टुकड़े करते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि माना पहला भाग हमारा है x तथा दूसरा भाग मान लिया हमने, क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं? कुल 30,000 है। तो जो दूसरा भाग होगा वो 30,000 में से x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब जो इनसे जो एक तरीके से आव्यूह हमारा बनेगा, तो आव्यूह को हम कैसे बनाएंगे? तब आव्यूह को हम इस तरीके से बना लें, आव्यूह a बराबर, ठीक है, इसको x और दूसरा यहां पर लिख लें हम 30,000 माइनस x। तो इस तरीके से एक आव्यूह बन गया, क्योंकि हमें आव्यूह गुणन से हमें यहाँ पर प्रयोग करना है ना। अच्छा, अब हमें जो ब्याज दरें दी हैं, ब्याज दरें, ठीक है, वो कितनी दी हैं? एक तो दी है हमें 5% और दूसरी कौन सी दी है? और एक दी है 7%, ठीक है। इस तरीके से दी है। तो हम इनको देखिए स्टूडेंट ऐसे ले सकते हैं। 5% को हम ऐसे ले सकते हैं कि 5/100 और 7 को ले सकते हैं 7/100, ठीक है ना। तो अब इन ब्याज की दरों से एक हमारा आव्यूह बन जाएगा। इसे हम ऐसे मान लेते हैं, मान लिया हमने इसको बी के रूप में, यानी आव्यूह बी है, ठीक है। और इसको हम एक स्तंभ आव्यूह मानेंगे जिससे हमारी गुणा हो जाए। ये हो जाए 5/100, दूसरा हो जाएगा 7/100। मतलब इस बी आव्यूह में दो अवयव लिखे गए हैं एक स्तंभ आव्यूह के रूप में, ठीक है। ए आव्यूह हमारा ये हो गया, बी आव्यूह हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्याज है वो कल सबसे पहले कितना है, हम क्वेश्चन नंबर ए को हल करते हैं। ए में जो ब्याज है हमारे पास वो है रुपए 1800, मतलब 1,800 है, ठीक है। तो ये ब्याज किसके बराबर है? ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और अपॉन में आता है हमारा 100। एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए मूलधन तो हमारा यही काम कर जाएगा जो हमने यहाँ पर जो बॉन्ड मतलब ये दो टुकड़ों में बनाए हैं ये वाला, है ना। मूलधन मतलब ये ए का काम कर जाएगा। देखो मूलधन ए का काम कर जाएगा। दर मतलब ये देखिए दरी तो है, ये जो हमने ब्याज दरें बनाई हैं इनसे जो आव्यूह बना है वो हमारा ये कौन सा बना है? ये बी, मतलब ये बी मतलब ये दर की जगह क्या आ जाएगा? मतलब बी आ जाएगा। और समय मतलब वार्षिक है, इसको हम समय को 1 मान ले, है ना। क्योंकि देखो दर/100 लिखा है ना, तो एक ही बात है, ए मतलब ये बी ही रहेगा, है ना। इसको आप तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये ए बी के रूप में हो गया।
नहीं, जो फॉर्मूला बना हमारा ब्याज बराबर ए इंटू बी के रूप में बना। तो इसी तरीके से देखिए ब्याज है तो इसको हम मान सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू किसके बराबर है, ये 1800 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आप व्यू के मान रख देते हैं। देखिए ए आप भी जो हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है एक्स 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और जो इंटू में बी आप भी बना हुआ है वो कितना है 5/100 और 7/100 के रूप में, और इक्वल में कितना चल रहा है 1800 चल रहा है। ठीक है, अब इसकी हम देखिए ये एक पंक्ति आप भी है, ये स्तंभ आप भी है, इसकी हम क्या कर लें गुणा कर लें, है ना। तो उसको जब हम गुणा कर देंगे इसकी, देखिए आप भी गुणन के लिए हमें एक एक पंक्ति आप भी हो दूसरा स्तंभ आप भी चाहिए, मतलब ऐसे हम गुणा करते हैं तभी गुणा हो पाती है ना। तो 5/100 की गुणा एक्स से होगी तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5x/100। इसकी गुणा इससे होगी, अब इसकी गुणा इससे होगी, है ना। तो ये प्लस करके लिखा जाएगा, नहीं 7/100 और इसकी गुणा हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और इक्वल में हमारा कौन चल रहा है, ये भी एक तरीके से आप भी बन जाएगा 1/1 का 1800 इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 5x/100 इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी स्टूडेंट, तो 3 सत्ते 21 इन्हीं हो जाएगा, ये 30 सत्ते 21 इन्हीं 2,10,000 और अपॉन में आ जाएगा 100 और 7 की इससे यानी 7x/100 और ये किसके बराबर चल जाएगा 1800 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये इनका एलसीएम क्या है, बिल्कुल सेम है, नहीं 5x/100 माइनस 7x अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये प्लस का ये 2100 बचेगा, नहीं 2100 बचेगा और इक्वल में 1800 चल रहा है। ठीक है, इनको हम हल करेंगे क्योंकि एलसीएम सेम है, तो यहाँ माइनस की 2x अपॉन में 100। ठीक है, और ये चीज उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की 2100 और ये प्लस 1800 उधर से ही। ठीक है, 2100 में से 1800 गए तो कितने बचे स्टूडेंट, 300 बचे, और ये किसकी माइनस की, इधर चल रहा माइनस का 2x अपॉन में 100, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगी 2x की, इधर गुणा हो जाएगी ये 100 की, 300 गुणा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये 30,000 और ये 2x, हमें तो x चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 30,000 के बटे में कौन आ जाएगा 2, अर्थात ये 15,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 15,000। ठीक है, तो ये पहला भाग तो ये आ गया, यानी पहला भाग जो हमने माना था यहाँ पर स्टूडेंट, पहला भाग जो आया वो कितना आया, ये हमारा 15,000, क्योंकि इसको हमने x ही माना था। दूसरा भाग कितना माना था हमने, दूसरा भाग वो था हमारा 30,000 माइनस एक्स, और x का मान हमने निकाल लिया, x का है कितना 30,000 माइनस 15,000। तो स्टूडेंट ये दूसरा भाग भी कितना निकल के आया, ये 15,000 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक ये प्रश्न हमने कर लिया। नहीं, जो हमारा पहला बॉन्ड था उस पर जो हमने निवेश किया था तो उस पर कितने रुपए मिले, ये देखिए 15,000 थे पहले बॉन्ड, पहले भाग के, और दूसरे भाग के भी कितने थे, हमारे 15,000 रुपए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अब इसका जो दूसरा भाग है स्टूडेंट वो भी बहुत ही आसान है, क्यों है, क्योंकि वहां पर देखिए बाकी तो देखिए सब कुछ वही लिखना है। देखिए यहाँ तक a इंटू बी, मतलब ये एक तरीके से आप भी लिखना, लेकिन यहाँ पर जो बी पार्ट हमने लिखना है, जैसे इसमें जो ब्याज था वो 1800 था, अब जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें जो प्रश्न में दिया है दूसरे नंबर पे यहाँ पे
दूसरे में यहाँ पर दिया है 2000, ठीक है, तो हम वहां पर 2000 उसको लिख लेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप कर सकते हो। तो हम अगले पेज पे इसको करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा जो है वो कितना ब्याज है बी पार्ट में। बी पार्ट में स्टूडेंट हमें जो ब्याज दे रखा है वो हमारा 2000 रुपये है, ठीक है। और हमारे पास अभी जो हमने ब्याज के लिए हमने जो एक आप भी बनाया था वो ए एन टू बी के रूप में बनाया था। ए एन टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ए हमारा आप कितना है जो हमने अभी बनाया यानी एक्स, फिर ये दूसरा अवयव क्या है 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और बी अवयव क्या था हमारा जो हमने दर से बनाया था यानी 5/100 और 7/100, ठीक है। इस तरीके से इक्वल में कौन है हमारा 2000 है। अब इसकी हम क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें जैसे कि अभी किया था। देखिए यहाँ 5x/100 हो जाएगा यानी 5x/100, फिर प्लस इसकी गुणा इससे होगी यानी 7/100 इंटू में 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल में 2000, ठीक है स्टूडेंट। इसको हल करते हैं तो 5x/100 और ये इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ये यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो 7×21 नहीं 2,10,000 आएगा अपॉन में 100। इसकी यहाँ पर गुणा तो माइनस की 7x/100 इक्वल टू में 2000, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये इससे घटेगा तो देखिए माइनस की 2x/100 आएगा और ये प्लस की 2100 चलेगा यहाँ इक्वल टू में ये 2000 चल रहा है, ठीक है। तो माइनस की 2x/100, 2100 उधर जाएगा तो माइनस का हुआ, प्लस का 2000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। 2100 में से 2000 गया तो माइनस की 100 बचेगा, ठीक है। इधर चल रहा है माइनस का 2x/100, माइनस से माइनस कट गया तो ये 2x का मान निकालेंगे तो 100 की गुणा इधर हो जाएगी 100 गुणा 100, ठीक है। 100 गुणा 100 कितना हो जाएगी 10,000 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। तो 2x का मान निकल के आया तो हमें तो x चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 के बटे में कौन जाएगा 2, मतलब बचेंगे 10,000 के आधे कितने 5,000 रुपए, ठीक है। यानी हमारा जो पहला भाग आया वो कितना आया स्टूडेंट ये 5,000, क्योंकि पहले भाग को हमने x माना था ना तो ये हो गया। तथा दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग था हमारा 30,000 माइनस एक्स और x का मान निकाल लिया आपने, 30,000 माइनस एक्स का मान कितना 5,000 है। तो 30,000 में से 5,000 का कितना बचा 25,000 बचा, तो ये आ गया यानी दूसरा भाग हमारा ये आ गया दूसरे प्रश्न के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहले प्रश्न के 2 पार्ट थे, है ना, यानी 19 में प्रश्न के 2 पार्ट थे तो इनको अपने लोगों ने हल कर लिया। ऐसे आप बड़ी आसान विधि से कर लिया और कोई खास कठिन नहीं था इसमें, हमें आप भी विधि से इसको हल करना था, ठीक है। तो यहाँ ये क्या आया आपका आंसर आया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न नंबर 20 है स्टूडेंट इस प्रकार से है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60, ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम एक आव्यूह विधि से हल करेंगे, मतलब आव्यूह के गुणन विधि से, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें पुस्तकों की संख्या दी है वो एक तरीके से दर्जन के रूप में दी है और जो हमें मूल्य दिया है यहाँ पर पुस्तकों का वो प्रति पुस्तक के हिसाब से दिया है। तो हम सबसे पहले इस दर्जन को संख्या में ले आए, है ना, यानी रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें होंगी
तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान की पुस्तकें रखते हैं। देखिए रसायन विज्ञान की कितनी यहाँ पे जो आपकी यहाँ रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, 10 हैं, 10 दर्जन है। तो इसको हमने लिख लिया 10 गुणा 12, यानी 12 ढाई 120 पुस्तकें हो गई। कितनी? रसायन विज्ञान की। ठीक। भौतिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं? 8 दर्जन है। तो 8 दर्जन इसको ले सकते हैं 8 गुणा 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो 8 गुणा 12 यानी 12 अट्ठी 96, ये आपका आ गया। ठीक है, यानी आपकी जो भौतिक विज्ञान की पुस्तकें थी वो कितनी है? 96 है। इसी प्रकार से देखिए अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं? 10 दर्जन। तो 10 दर्जन का मतलब है 10 गुणा 12 यानी 12 ढाई 120, यानी 120 पुस्तकें अर्थशास्त्र की होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इनकी मूल दिया है ना, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्रमशः जो हमें दे रखा है वो ₹80, ₹60 था, ₹40 है। ये प्रत्येक पुस्तक का मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर क्रमशः का मतलब है कि रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य कितना है? ₹80। ऐसे ही जो दूसरा है ₹60 है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक विज्ञान की जो एक बुक है उसका मूल्य कितना? ₹60। और अर्थशास्त्र की इसका कितना ये है आपका? ₹40। ठीक है, तो हमको इससे भी एक क्या बनेगा? हमारा एक आव्यूह यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दिया है और ये पुस्तकों की संख्या है। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा? पुस्तकों की संख्या से बना आव्यूह, इसको हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं स्टूडेंट। ए बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर 120 पुस्तक हैं हमारी, 120 रसायन विज्ञान की, 96 हैं भौतिक विज्ञान की, और 120 फिर हैं अर्थशास्त्र की। तो ये हमारा किससे बन गया? ये पुस्तकों की संख्या जो थी उनसे हमारा ये आव्यूह बना। अब ये पुस्तकों के मूल्य से, है ना, पुस्तकों के मूल्यों से बना आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम थोड़ी देर के लिए भैया बी मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर हमें आव्यूह के गुणन की विधि यहां लगानी, तो ये तो देखिए एक तरीके से पंक्ति आव्यूह बन। अब जो मूल है, क्योंकि एक किताब का मूल, एक पुस्तक का मूल हमें ₹80 दिया है, जब हम उनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि 120, अगर आपसे पूछे कि एक पुस्तक का मूल ₹80 है तो 120 का कितना होगा, तो हमें इस तरीके से इसकी क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा के लिए हमें जो बी स्तंभ बनेगा, जो आव्यूह बी बनेगा वो एक स्तंभ आव्यूह बनेगा। तो उसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बी आव्यूह ऐसे, यहाँ पर ₹80, यहाँ पर ₹60 और यहाँ पर ₹40। ठीक है, यानी ₹40। ठीक है, तो एक तरीके से बी आव्यूह ये बन गया। ठीक है, तो ए आव्यूह ये है, बी आव्यूह ये है ना। तो हम सभी पुस्तकों से, है ना, कैसे लिखेंगे? सभी पुस्तकों की राशि, सभी पुस्तकों की राशि, सभी पुस्तकों की जो राशि होगी वो ए इंटू बी के रूप में होगी। मतलब ए की गुणा करते हैं बी से तो हमारी सबकी राशि निकल के आ जाएगी, है ना। तो अब ए आव्यूह लिखा हुआ है हमारा ऊपर, ए आव्यूह है 120, 96 फिर 120, ये हमारा ए आव्यूह हो गया। अब बी आव्यूह लिखा है, बी आव्यूह की क्या, यानी 80, 60 और ये 40। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसकी देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ, तो वही हमारी क्या होगी? एक तरीके से राशि निकल के आ जाएगी। देखिए 120 की गुणा 80 से करेंगे तो कितना होगा? देखिए
120 गुणा 80, ठीक। क्योंकि हम जब इस तरीके से गुणा करते हैं तो बीच में क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, प्लस फिर 96 गुणा फिर किससे होगी, 60 से, मतलब 60, फिर प्लस इसकी 120 गुणा ये हो जाएगा अपना 40, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या कर लें, जोड़ लें, गुणा में 12×8 = 96, 96 यानी 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस यानी यहाँ हो जाएगा 6×6 = 36 की 6 से लागे 3, 6×9 = 54 और 3 57 यानी 57 आ गया और जीरो लग जाएगा 1, ठीक है। और ये 12×4 = 48 और जीरो लग जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब इस सभी राशि को हम क्या करने आपस में जोड़ लें, है ना। तो ये बन जाएगा, इसको जोड़ने पे स्टूडेंट आएगा हमारा, ये आ जाएगा 20,160, ठीक है। ये जो इस तरीके से 1/1 का भी बना, इसको हम क्योंकि ये रुपए हैं तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि अतः रुपए कितने हुए, ये 20,160। तो इतनी जो हमारी सभी पुस्तकों की राशि आ गई, इन सभी पुस्तकों की राशि, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये फाइनली इसका आंसर आया। तो ये भी आपका ये प्रश्न आसान था स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो इसमें आप तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम आपका नेक्स्ट प्रश्न हल कराते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 और 22 है। और 21 और 22 के लिए हमें ये निर्देश दे रखा है ऊपर में। ये क्या है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2x n 3x की 2x p n×3 तथा p×k कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 21 और 22 देखना है। सबसे पहले 21 को देखते हैं। हमें दे रखा है कि ये अवयव है पी वाई और डब्ल्यू वाई, इनका इंटू हो रहा है। देखिए यहाँ पर पी और वाई की गुणा हो रही है, फिर प्लस हो रहा है डब्ल्यू और वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इनमें से हमें ऑप्शन में देखना है कि इनमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21 को हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इन 21 का हल करते हैं, कौन से का, 21 हल, है ना। तो 21 के लिए हल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो दे रखा है, सबसे पहले हम एक्स अवयव को लिखते हैं, वाई अवयव को लिखते हैं, जेड अवयव को लिखते हैं और फिर डब्ल्यू को लिखते हैं, फिर हम पी को लिखते हैं। अब जो हमें एक्स अवयव दिया है स्टूडेंट, एक्स अवयव जो है हमारा, देखिए यहाँ पर जो क्रमशः दे रखा है एक्स है, क्योंकि एक्स अवयव हमारा 2x n का, तो एक्स के आगे हमें लगा दें 2x n। इसी प्रकार से वाई, देखिए वाई आएगा हमारा, यहाँ पर ये क्रमशः है, ये है 3x k, यानी वाई की जगह हम ले सकते हैं 3x k, ठीक है स्टूडेंट। फिर तीसरे नंबर पे है हमारा कौन, जेड, यानी तो ये है 2x p, ये है 2x p। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे है डब्ल्यू, ठीक। डब्ल्यू के लिए लिखेंगे हम n×3, मतलब n×3। फिर हमारा पी आता है लास्ट में, और पी है हमारा p×k। तो इस तरीके से हमने जिस अवयव की यहाँ पर जो क्रम को लिख लिया, ठीक है। अब हम इस निर्देश पे आते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है स्टूडेंट। यहां से सुनना, देखिए पी वाई, तो यहां पर पी और वाई की क्या हो रही, गुणा, फिर प्लस हो रहा है डब्ल्यू और वाई का, ठीक है। तो सबसे पहले पी और वाई के लिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पी को लिखेंगे और फिर वाई को लिखेंगे, ठीक है। तो पी वाई की क्या हो रही है, यहाँ पर गुणा हो रही है, तो पी का जो ऑर्डर है, मतलब क्रम है, वो है p×k, मतलब पी का क्या है, यहाँ पर लिखेंगे p×k। ये तो हमने इस पी का लिखा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कौन सा है, बाई। अब बाई का क्रम क्या है, 3×k, मतलब 3×k, ठीक है स्टूडेंट। अब हम गुणा करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, के और 3 का मान क्या होना चाहिए, बराबर, मतलब इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब ये चीज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये चीज
इसका मतलब है ये चीज बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से ये निकल के आ गया के बराबर तो 3 होगा सर। अरे होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक तरीके से ये आपका क्या हुआ स्तंभ और ये क्या हुआ आपकी पंक्ति हुई, यानी के बराबर कितना हुआ 3, तभी इन दोनों की गुणा संभव हो पाएगी। ठीक है, और जो इन दोनों की गुणा से जो नया अवयव बनेगा वो किस क्रम का बनेगा, पी क्रॉस के का बनता है ना। ठीक है, तो जो इनकी जो गुणनफल होगा वो पी क्रॉस के ऑर्डर का होगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कौन सा W इंटू वाई। ठीक है, W इंटू वाई के लिए देखते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पर जो W है वो किस क्रम का है, ये है N क्रॉस 3 का। ठीक है स्टूडेंट, और Y किसका है, देखिए Y है 3 क्रॉस K का, 3 क्रॉस K का। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 तो 3 के बराबर है, जो नया क्रम होगा वो हमारा किस क्रम का होगा, N क्रॉस K का होगा। कितना होगा, जो नया होगा जो हमारा इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो N क्रॉस K के रूप में होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों की क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए पी वाई और फिर डब्ल्यू वाई, इन दोनों का योगफल हो रहा है। योगफल के लिए स्टूडेंट हमारे लिए जो जैसे दो अवयव हैं तो दोनों अवयवों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहां पर देखिए ये के का मान तो 3 है। ठीक है, ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे इसलिए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक, इनका योग करेंगे स्टूडेंट, तो इन दोनों का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर क्या आना चाहिए 3, और साथ में ये एन है ना, ये वाली एन का मान इस पी के क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब ये पी और ये एन का मान क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब पी बराबर एन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो देखो बराबर है ना, तो इसका मतलब ये पी और एन ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ये चीज हमारी जिस विकल्प में आ रही है वही क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ, राइट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 22वां। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 22वें का हल करते हैं स्टूडेंट। अब 22वें में क्या है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि n बराबर p, तो आप भी 7x या x है यहाँ पर माइनस के 5z की कोटि है, इनमें से देखते हैं कौन सा क्रम है। देखिए अब जो हमारा यहाँ पर आप भी दिया है 7x माइनस के 5z, ठीक है, इससे मतलब है हमें 7 से मतलब नहीं है, इस x से मतलब है। जो x का क्रम है स्टूडेंट वो कितना है, x का है 2 क्रॉस n, ठीक, फिर माइनस, फिर इस z का क्रम कितना है 2 क्रॉस p। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए जब हम किसी भी अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनका क्रम किस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 2 के बराबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब n और p भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो n और p क्या होंगे आपस में बराबर, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। देखिए स्टूडेंट n और p क्या है, आपस में बराबर है। और एक बात स्टूडेंट और, या तो यहाँ पर देखिए यहाँ n बराबर p होना चाहिए, जब n बराबर p स्टूडेंट होना चाहिए तो n और p भी तो आपस में दो क्रम के हो सकते हैं। या तो हम n क्रॉस p ले सकते हैं, या फिर हम p क्रॉस n ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, देखिए n का मान p के बराबर है, ठीक, तो यहाँ पर एक तो मान हमारे लिए मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p, तो n बराबर p होगा, तो इसको लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो 2 क्रॉस p होगा, 2 क्रॉस n होगा, या फिर होगा n क्रॉस 2। तो इसमें n क्रॉस 2 तो कहीं है नहीं हमारा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा 2 क्रॉस n है, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रश्न कर ली स्टूडेंट। तो प्रश्न आसान थे ये, ठीक है, विकल्प में आ जाते हैं कभी कभार, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो गई। फिर हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज हल कराएंगे जो कि आपको अगले वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। और उसमें आपको सबसे पहले हम आपका परिचय कराएंगे उससे एक्सरसाइज 3.3 के लिए, फिर हम आगे आपको उदाहरण करते हुए एक्सरसाइज की ओर लेते हुए चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट।